क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमिशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमिशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। 15 अपना प्रैक्टिस सेट लेके चले हैं, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बात करें 1 पे कि परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल, परिचर्या और पालन पोषण। अब तर्क देखें कि आर बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। तो क्या हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें आप आंसर क्या देंगे? आप डायरेक्ट हम आंसर पे चलते हैं क्या कि आंसर हम देंगे ऑप्शन बी, जो कि ए और आर दोनों सही है और एक जो है ए का आर सही स्पष्टीकरण है। परिवार का प्रारंभिक कार्य ही क्या होता है? बालक की प्रसूति की देखभाल करना, ये बात सही है। और क्या है कि बच्चों का पालन पोषण समाज की क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे बात करें कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान या समानता। इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है? तो ये जो ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या हमारा अंतर्विवाह और सोपान जो होता है क्या है? ये हिंदू जाति व्यवस्था की प्ररूपी है। ओके, तो आंसर आप क्या दे लेंगे? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करें कि ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है? तो आप इसका ऑप्शन देखिएगा कि परिवार है, विवाह है, नातेदारी या धर्म है। तो देखिए जो हमारा समाज जो है ना, हमारे यहाँ क्या है? विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में लिया जाता है। क्या किया जाता है? विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में लिया जाता है, जिसमें उत्पन्न संतान को क्या किया जाता है? धर्म, जिसमें उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान किया जाता है। ओके, तो आप आंसर क्या दे लेंगे? आसानी से ऑप्शन बी। ओके, तो आंसर क्या देंगे आप इसका? बी। चलिए यानी विवाह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पे बात करें कि नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? जीपी मडार या AR ब्राउन या बी मैलोस्की या LH मार्गन। 4 का आंसर आप क्या दे लेंगे? तो 4 का आप आंसर दे लेंगे क्या कि जो LH मार्गन है, इन्होंने क्या है? नातेदारी को वर्णात्मक तथा वर्णात्मक जो है कि वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में क्या किया है? जो है कि वर्गीकृत किया है। किसने? तो LH मार्गन ने। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करें क्या 5 पर कि किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? लीला दुबे या फिर शोभिता जैन या IP देसाई या फिर आप क्या देंगे? इरावती करबे। तो देखिए जो नातेदारी की जब बात आती है ना, तो हम अक्सर बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि इसका संबंध क्या है? इरावती करबे से संबंधित है। ओके, आप आंसर आसानी से क्या दे लेंगे? इरावती करबे। ओके, चलिए अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो आप इसमें क्या बताएंगे? ऑप्शन अगर देखें 340 एक या फिर 341, 342 या 365 4। तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर आप देंगे क्या? 340 एक। ओके, आप आंसर क्या दे लेंगे? 340 एक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चले कि महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, या फिर धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, या फिर समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। तो आप इसका आंसर आप देंगे क्या कि जो महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है कि समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराना ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर कितना 8 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे बात करें, हाँ क्वेश्चन नंबर हम 8 पे बात करें अगर, तो नहीं ये क्या है, महिलाओं के लिए अनुच्छेद 16 का आशय है क्या लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना। तो हमारा सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर आप क्या दे लेंगे, इसका आंसर आप दे लेंगे कि लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 8 पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक राजकीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। स्टॉकहोम सम्मेलन या विश्व संरक्षण कूटनीति या फिर विश्व पर्यावरण या फिर वैश्विक 2000 आयोग। तो आप अगर हम इसको जो है कि अगर इसके आयोजन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आप क्या दे लेंगे कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था ना, सम्मेलन था, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1972 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1972 में। ओके, वहीं पे बात करें विश्व संरक्षण की तो ये 1980 में किया गया था। ओके, और अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण आयोग की तो ये कब किया गया था, तो ये 1987 में किया गया था। और विश्व वैश्विक जो ये 2000 है ये कब किया गया था, तो ये 2000 में क्या किया गया था, ये किया गया था। ओके, तो अब इस हिसाब से आप इसको सीक्वेंस में बैठाएं तो क्या होगा, पहला हमारा आएगा स्टॉकहोम, तो हमारा पहले में स्टॉकहोम है। सेकंड आएगा क्या, 1918 में आया था विश्व संरक्षण यानी सेकंड आएगा। और थर्ड में आपका 1987 में विश्व पर्यावरण का आयोग का जो है कि किया गया था। वहीं पे बात करें वैश्विक 2000 आयोग का जो है कि 2000 में किया गया था, यानी हमारा इस कूट के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 पे बात करें कि किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, 1999 या 2001, 2005 या 1998। तो आप इसका आंसर देंगे क्या कि 2001 को जो है ना ये महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 के बाद हम चले क्या 10 पे। 10 पे क्या है कि वो समाजशास्त्री जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को समाज शास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया, ई दुर्खिम, अर्नाल्ड टाइनबी या E.A. रास या के डेविस। आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे E.A. रास। ओके, क्या देंगे, E.A. रास आप इसका आंसर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे बात करें। एक भारतीय महिला की 2010 RDA के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्वों की आवश्यकता है, तो कितना, 21 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, 17 मिलीग्राम या 26 मिलीग्राम। तो देखिए जो RDA 2010 के अनुसार की बात करें तो एक महिला को कितना RDA चाहिए, वो जो है कि लौह तत्व है तो 21। वहीं पे अगर RDA आपका यहाँ 2010 की जगह पे 2020 की बात करें तो आप क्या देंगे, 2020 के अनुसार कितना होना चाहिए, 29 मिलीग्राम। ओके, कितना, 29 मिलीग्राम। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करें। एक आवश्यक बशीय अम्ल है, एक आवश्यक बशीय अम्ल है क्या, आर्जिनिन है, सेफेलिन है, सेरेब्रोसाइड्स है या स्टेरॉल है। तो देखिए एक जो आवश्यक बशीय अम्ल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो आर्जिनिन होता है ना ये क्या होता है, एक आवश्यक बशीय अम्ल होता है। ओके, तो आप आंसर आसानी से क्या दे लेंगे कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे बात करें कि जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता का माप के लिए होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या विटामिन की। तो देखिए जो जैविक गुण जो होता है, जैविक मूल्य का जो होता है ना, जैविक मूल्य का प्रयोग जो होता है, गुणवत्ता की जो माप की जाती है वो होता है किसके लिए, ये प्रोटीन के लिए होता है। ये हमारा पिछले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है TGT में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन की। तो आप आंसर ऑप्शन क्या देंगे, बी। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करें कि कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना या ऑक्सीजन का परिवहन करना या फिर हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये बताएंगे क्या कि जो कार्बोज होता है ना, कार्बोज का मेन काम ऊर्जा देना होता है, और वहीं पे बात करें तो प्रोटीन को भी ऊर्जा देने का काम, अगर हमारे शरीर में कार्बोज की कमी होती है तो प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देने लगता है। लेकिन प्रोटीन का मेन कार्य क्या होता है? शरीर निर्माण करना, ओके, और शरीर को जो है कि सुरक्षा प्रदान करना। तो शरीर को में जो है सुरक्षा प्रदान करना और निर्माण कार्य के लिए जो होता है ये प्रोटीन होता है, कार्य करता है। तो प्रोटीन को अन्य कार्य करने के लिए जो है कि उसको अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए ये जो कार्बोज होता है उसको क्या कर देता है? मुक्त करता है कि ये पूरा अपना कार्य करता है। कार्बोज क्या करता है? ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है और प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए क्या कर देता है? जो है कि मुक्त करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि मौखिक पोलियो टीका है क्या मृत्यु टीका, इम्यूनोग्लोबिन या एंटीवायरस, या फिर ए और बी दोनों? तो मौखिक पोलियो टीका जो होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे बात करें कि पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्राप्त साधन की कीमत या आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य या स्तर के सामाजिक स्तर पर संस्कृति या उपयुक्त सभी। तो देखिए पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक की जब बात करें तो ये उपयुक्त जो है कि सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे बात करें कि विवाह है सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज या सार्वभौमिक समुदाय है? तो विवाह एक सार्वभौमिक क्या है? संस्था है या सार्वभौमिक समाज है? आप देखिए, आप इसमें 17 पे आंसर क्या देंगे कि जो विवाह होता है ना, ये क्या होता है? एक सार्वभौमिक संस्था होता है। विवाह क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें कि चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? कार्ल मैनहिम, लैपियर, चार्ल्स कुले या लैंडिस ने? तो देखिए चेतन और अचेतन मन की जो बात करें तो चेतन और अचेतन मन का जो है कि ये जो है कि चार्ल्स कुले महोदय ने किया है। किसने? तो चार्ल्स कुले महोदय ने किया है। और जो है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का जो बात करें ना तो ये कार्ल मैनहिम ने क्या किया है? इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और वहीं पे अगर हम बात करें लैंडिस जी का तो इन्होंने सत्तावादी लोकतांत्रिक नियंत्रण बताया है। क्या? सत्तावादी इन्होंने सत्तावादी लोकतांत्रिक नियंत्रण बताया है। 90 पे बात करें कि कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा है? एनके दत्ता, सीएच कुले या जीएम धुरिया या रजनी कोठारी? किसने लिखा है? तो आप आंसर क्या देंगे कि जो कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स पुस्तक जो है रजनी कोठारी ने लिखा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे बात करें कि जनसंख्या नियंत्रण का कारण हो सकता है क्या? परिवार नियोजन कार्यक्रम या फिर शिक्षा का बढ़ता प्रचार या निम्न जन्म दर का होना, या फिर आप क्या देंगे? उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या देंगे? जो कि जनसंख्या नियंत्रण का कारण क्या? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा वो भी हो सकता है। वहीं पे बात करें कि बढ़ता हुआ शिक्षा का जो है कि शिक्षा का जो स्तर है वो भी हो सकता है। वहीं पे अगर बात करें निम्न जन्म दर का, तो अगर निम्न जन्म दर हो रहा है तो भी कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे बात करें कि किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? डाल्टन, माल्थस, एडविन केनन या सजी सिजविक? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? जो एडविन केनन महोदय है ना, इन्होंने क्या है कि इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करता है बताया, कहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 23 पे, इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के सामाजिकरण के रूप में देखा है?
कानून द्वारा नियंत्रण, धार्मिक नियंत्रण, न्यायालय द्वारा नियंत्रण या फिर शिक्षा द्वारा नियंत्रण। तो 23 का जो है कि आप आंसर क्या दे लेंगे कि शिक्षा द्वारा नियंत्रण जो है कि इन्होंने जो है कि के रूप में देखा है। चलिए 24 पे बात करें। 1931 की जनगणना में हट्टन ने अपृष्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति या दलित जाति, अछूत जाति। तो देखिए जो ये जो हट्टन महोदय है ना, इन्होंने अपृष्य जातियों को जो है ना, ये जो है कि नाम जो दिया था, संबोधित किया था, वो क्या किया था? बाहरी जाति से। किससे किया था? तो बाहरी जाति से इन्होंने क्या किया था? अपृष्य जाति को संबोधित किया था। तो आंसर आप क्या दे लेंगे? ऑप्शन ए। ओके, चलिए 25 पे बात करें। सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? आप अगर ऑप्शन देखें तो 21, 27, 22 या फिर 28। तो आप आंसर आसानी से देंगे क्या कि 27। ओके, क्या देंगे आप आसानी से आंसर? 27 दे लेंगे। ओके, चलिए 26 पे बात करें कि निर्धनता मापन के लिए कितने आधार है? तो निर्धनता मापन के लिए कितने आधार है? 1 है, 2 है, 3 या अनेक है? तो जो निर्धनता मापन के लिए जो आधार है वो है 2। ओके, कितने आधार है? तो 2 आधार है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे बात करें। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला या मिजोरम। तो जो मादक पदार्थ के लिए जो कि मादक पदार्थ के उच्चतम खपत के लिए जो राज्य जाना जाता है वो राज्य जाना जाता है क्या? पंजाब। ओके, आप आसानी से आंसर क्या दे लेंगे कि वो राज्य जाना जाता है पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का घोतक है? परम निर्धनता, सांस्कृतिक निर्धनता, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता या बाध्यतामूलक निर्धनता। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे? आप इसका आंसर दे लेंगे जो परम निर्धनता होता है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम निर्धनता। ओके, 29 पे बात करें। 29 पे अगर हम बात करें तो क्या है कि किसने विकास के सिद्धांत को अंत व्यक्तिक स्तर तक पहुंचाया है? किसने पहुंचाया है? तो अगर हम बात करें, ऑप्शन देखें कि अगस्ट काम्ट या फिर बेंजामिन किड, एलटी हाबाउस या टालकाट पारहंस। तो किसने किया है? तो अगस्ट काम्ट महोदय ने। ओके, आप इसका आंसर क्या दे लेंगे आसानी से? अगस्ट काम्ट महोदय ने। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करें कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत या फिर संवर्धन क्या है कि संवर्धन प्रत्यय का सिद्धांत। तो इसमें से जो सीखने की सिद्धांत की बात करें ना, तो वो क्या है? वो नियंत्रण का सिद्धांत होता है। क्या है? वो होता है नियंत्रण का सिद्धांत। चलिए अब हम बात करें क्या 31 पे कि सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टेवर्ट, ए काम्टे, के मार्क्स या सेंट साइमन। तो जो ये सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक विचारकों में से जो बात करें अलग है वो है जूलियन स्टेवर्ट। क्या है? जूलियन स्टेवर्ट। और ये किससे संबंधित है? तो ये नव विकासवादियों से संबंधित है। किससे? तो नव विकासवादियों से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करें कि परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है, इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक हैं कौन है? लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, हर्बर्ट स्पेंसर है या फिर ऑगस्ट काम्ट है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर क्या देंगे आप देंगे कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स जो है कि इसके सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक हैं। परिवर्तन क्रांति के द्वारा आता है और इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। चलिए 33 पे बात करें कि किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या ओ स्पेंगलर या फिर ई.टी. टायलर। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो
ओ स्पेंगलर हैं, ये जो है इन्होंने जो है कि संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत को जो है कि दिया है। 33 का आंसर आप क्या दे लेंगे? ओ स्पेंगलर। चलिए हम बात करें 34 पे कि योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं क्या? विकास, आंदोलन, प्रगति या फिर विकास। तो जो योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन होता है ना, इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है प्रगति। क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे क्या? कि प्रगति कहा जाता है। 35 पे बात करें कि मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन से, ऊर्जा से, लौह तत्व या प्रोटीन और ऊर्जा से। तो देखिए हम लोग ने बताया था कि पोषण कमी से जो बीमारी होती है, क्वाशिकर और मरासमस की जो बात किया था हम लोगों ने, उसमें क्या होता है कि अगर हम क्वाशिकर की बात करें तो ये अगर प्रोटीन की सिर्फ कमी होती है, अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तो क्वाशिकर होती है। और अगर हम बात करें कि प्रोटीन और मेरास्मस की बात करें तो क्या हो जाता है? प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती है तो मेरास्मस हो जाता है। इसमें बच्चे क्या हो जाता है? दुबला पतला हो जाता है और उसका शरीर क्या है? एकदम जो है कि बूढ़े के समान दिखता है, पेट बाहर निकला हुआ दिखता है। तो बच्चा क्या होता है? वो मेरास्मस से कुपोषित बच्चा होता है। और उसमें क्या होता है? प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाए तो मेरास्मस होता है। 36 पे बात करें, स्वाइन फ्लू फैलता है किससे? H1 और N1 से, या N2 या H2 से, या N2 और N1 से, या फिर H1 या फिर N2 से। तो देखिए जो स्वाइन फ्लू होता है ना, ये स्वाइन फ्लू जो होता है ये H1 और N1 से क्या होता है? ये फैलता है। तो आप आंसर क्या दे लेंगे इसका? इसका आंसर देंगे ऑप्शन ए। चलिए 37 पे बात करें कि परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? औद्योगिकीकरण, व्यक्तिवादिता या उच्च शिक्षा या फिर उपरोक्त में से सभी। तो जो इसकी बात, जो इसका आंसर में क्या दिया है? इसका आंसर दिया गया है क्या? कि व्यक्तिवादिता की वजह से जो है कि परिवार का जीवन स्वरूप जो है कि आजकल तेजी से बदल रहा है। ऐसे देखा जाए तो औद्योगिकरण भी हो सकता है और उच्च शिक्षा भी हो सकता है, लेकिन हमारे आंसर में क्या दिया है? ऑप्शन बी। चलिए, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना या फिर प्रेरणा। तो आप जो है कि सामाजिक जो विकासात्मक कार्य को जो है ना परिभाषित किया जाता है किससे? सामाजिक अपेक्षाएं से। 39 पे बात करें कि भारत वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1950, 1952, 1953 या फिर 1955। तो आप आंसर इसका क्या देंगे कि जो भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो लागू हुआ था, जो परिवार कब प्रारंभ हुआ था, वो प्रारंभ हुआ था कब से? 1952 से जो है कि भारत से परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कि प्रारंभ हुआ था। 40 पे बात करें कि दंत क्षय कब शुरू होता है? जब मुंह का पीएच डैश होता है 8 से 9 के बीच, 5.5 से 5.5 से जो है कि 6.5 के बीच, या 5.5 से कम, या 6.5 से 7.8 के बीच। तो देखिए जो दंत क्षय की बात करें ना, तो ये कब शुरू हो जाता है? जब आपका जो लार में जो पाया जाता है, जो लार का जो उसका जो है कि जो एक एंजाइम पाया जाता है, जब उसका मान कितना 5.5 से 6.5 के बीच हो जाए तो क्या हो जाता है? नहीं, इसका जो आंसर आप क्या दे लेंगे? इसमें आंसर क्या दे लेंगे आप कि जब 5.5 से कम हो जाए, जब लार का पीएच मान, तो क्या हो जाएगा? दंत जो क्षय होता है वो क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन जो है कि सी हो जाएगा 40 का। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करें 41 पे कि गर्भाशय के 8वें सप्ताह में गर्भाशय किस किस तरह दिखता है? छोटा अध पक्का नाशपाती, या बड़ा संतरा, या अंगूर के आकार का, या क्रिकेट के गेंद का। तो ये जो होता है ना, ये दिखता है किसके? लार्व ऑरेंज के, यानी बड़ा संतरा के आकार का दिखता है। और ये टेनिस बॉल के आकार का, कैसे? टेनिस बॉल के।
ओके, तो आंसर आप आसानी से क्या दे लेंगे, लार्ज ऑरेंज यानी बड़ा संतरा। ओके, चलिए 42 पे बात करें कि छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होता है, द्रव्यमान, तरल पदार्थ, हड्डी या हवा। आप 42 का आंसर क्या देंगे, जो 42 का आंसर आप क्या देंगे, द्रव्यमान। क्या, द्रव्यमान की जो है कि उपस्थिति के कारण। चलिए बात करें 44 पे कि गर्भाशय में बैंडल रिंग आमतौर पर किसके दौरान होती है, अवरोधी प्रसव, प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भाशय का उल्टा होने पर या सामान्य प्रसव पे। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, 44 में जो है कि आप आंसर क्या दे लेंगे, जो 44 है उसका आंसर आप देंगे कि बैंडल जो होता है, क्या, बैंडल रिंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो अवरोधी जो होता है, क्या होता है, अवरोधी जो होता है प्रसव की वजह से। क्या आप आंसर देंगे, अवरोधी प्रसव। 45 की बात करें कि थेरेब्लिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया, गिलब्रेथ, डनमान या डनमान डब्लू रास या फिर मुंडल। तो आप इसका आंसर क्या देंगे कि जो ये गिलब्रेथ है ना, इन्होंने क्या किया था, थेरेब्लिक्स शब्द प्रतिपादित किया था। 46 पे चले कि आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना, हेनरिस्टीन ने, इवान पावलोव या फिर स्किनर या प्रक्षेपण। 46 का आप बताएंगे क्या कि जो आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय जो है ना, ये क्या है, इवान पावलोव। 47 पे हम बात करें, 47 पे बात करें हम, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या या फिर क्या, आवास समस्या या यौन उत्पीड़न समस्या। तो देखिए जो बालिकाओं की जो मेन समस्या होती है, क्या होती है, वो होता है उन यौन उत्पीड़न समस्या। वैसे देखा जाए तो शिक्षा का भी समस्या उनका होता है और स्वास्थ्य भी समस्या होता है और आवास का जो है समस्या भी होता है, लेकिन जो हमारा मेन हो जाएगा यौन उत्पीड़न समस्या, ये इनका मेन जो होता है कि समस्या होता है, इससे पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। वहीं पे हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए 48 पे बात करें, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए, क्या, चावल, आटा, घी या आलू। तो आप इसका आंसर आसानी से दे लेंगे कि प्रत्येक वर्ष फसल के दौरान ही समय ही खरीद लेना चाहिए, क्या, तो चावल। ओके, चलिए 49 पे बात करें, आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन डैश के परिणाम होता है, उत्प्रेरण, गुण, चक्र या कोशिका। तो आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है, 49 में जो है कि आंसर दिया है, क्या 49 में दिया है, क्या कि कोशिका दिया हुआ है, तो हम इसको कोशिका को आंसर मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है, प्रारंभिक यानी किशोरावस्था को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में, दो, एक उत्तर, एक पूर्व किशोरा, एक जो होता है क्या, दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है उत्तर। ओके, उत्तर किशोरावस्था। जो ये पूर्व किशोरा होता है ना, ये होता है आपका क्या, जो पूर्व किशोरा होता है ये होता है 13 से 16। ओके, और वहीं पे अगर हम बात करें उत्तर किशोरा की तो ये होता है 17 से 21। वहीं पे कभी कभी क्या होता है 14 से 18 भी ये होता है। ओके, ये क्या होता है, 14 से 18 भी होता है। आप लोग को दिख रहा होगा उधर। हाँ, तो हम अगर बात करें कि प्रारंभिक किशोरा की बात किया है तो हमारा इस आंसर का नियर कौन है, तो 12 से 15 साल यानी 13 से 16 वर्ष पूर्व किशोरा, यानी इसे प्रारंभिक किशोरावस्था कहते हैं। और उत्तर किशोरा की बात करें तो 14 से 18 है, और कहीं कहीं हमें 17 से 21 भी दिया है तो भी हमारा आंसर होगा, और 14 से 18 दिया है, दोनों में से एक को चूज करना रहे तो हम क्या करेंगे कि 17 से 21 को भी हम आंसर दे लेंगे। चलिए, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है कितना,
40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 55 सेंटीमीटर। तो देखिए जन्म समय जो एक भारतीय बच्चा होता है ना, उसका औसत ऊंचाई जो होता है वो होता है आपका क्या, वो औसत ऊंचाई होता है 50 सेंटीमीटर। क्या 50। और वहीं पे अगर लंबाई की बात करें, क्या लंबाई तो कितना होता है 18 से 20 सेंटीमीटर, 20 इंच। क्या है लंबाई, क्या है 18 से 20 इंच होता है। ओके, और उसकी कितने पाउंड का होगा, तो 6 से 8 पाउंड का होगा। ओके, चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बात करें, मछली को मस्तिष्क के भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डैश पाया जाता है, तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम पाया जाता है, या फिर मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, या फास्फोरस एवं कैल्शियम, या कैल्शियम एवं कॉपर, तांबा। तो देखिए मछली जो होता है ना, उसको मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है, और इसमें जो होता है कि तांबा, कॉपर एवं मैग्नीशियम पाया जाता है, और ये क्या कहता है, ब्रेन के लिए, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, कॉपर और मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे बात करें, किसका उपयोग करके दूध से पनीर बनाया जा सकता है। आप आंसर क्या देंगे, छेने द्वारा छोड़ा पानी, यानी जिसे वे प्रोटीन बोलते हैं, या फिर रेनिन, नींबू का रस, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा जो होता है, क्या होता है कि दूध से पनीर बनाने में प्रयुक्त किया जा सकता है। ओके, चलिए 54 पे बात करें, हर्लाक के अनुसार विकास का अर्थ है क्या, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, या फिर गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हर्लाक महोदय ने क्या बताया है कि विकास क्या होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होता है। ओके, चलिए 55 पे बात करें कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया, अल्फ्रेड बी नोबेल ने, या जोनास एडवर्ड सॉल्क, मैरी क्यूरी, या लुई पास्चर। 50 जो है कि आप 50 जो है कि 3 में क्या जो है 54 में क्या आंसर दे लेंगे, नहीं सॉरी 55 में आप क्या आंसर दे लेंगे, तो 55 में आप आंसर दे लेंगे क्या कि जोनास एडवर्ड सॉल्क ने जो है कि क्या किया था, इन्होंने पोलियो का टीका विकसित किया था। 56 पे बात करते हैं, अंतर पीढ़ी संघर्ष के प्रभाव से उदयमान प्रवृत्तियों में से कौन सी एक नहीं है, तो विखंडित परिवारों की संख्या में वृद्धि, या फिर परिवार आदर्शों का टूटना, या फिर संयुक्त परिवार की प्रथा में टूटना, दृढ़ता, या फिर प्रक्रियात्मक संयुक्ता, नव स्थानीय आवास। तो अंतर पीढ़ी के संघर्ष के प्रभाव से उदयमान प्रवृत्तियों में से कौन सी एक नहीं है, तो संयुक्त परिवार की प्रथा में दृढ़ता ये नहीं है, और बाकी की बात करें तो विखंडित परिवार की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं पे परिवारों के आदर्शों का क्या हो रहा है, परिवार के आदर्शों का टूटना भी हो रहा है, और प्रक्रियात्मक संयुक्त नव स्थानीय का आवास भी हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे, और ये जो है इसमें से विपरीत है। 57 पे बात करें कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है क्या, रक्त में अगर यूरिक अम्ल का जो है कि जमाव हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो आप इसको क्या बताएंगे, अगर ऑप्शन देखिए संधिशोथ, गठिया, आमवात, या अम्वनिक हृदय। आप इसका आंसर देंगे कि जो अगर रक्त में जो है कि यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है तो हो जाता है क्या, गठिया। ओके, तो आंसर आप देंगे ऑप्शन बी। राइबोफ्लेविन क्या है, एंटीबायोटिक है, या रंजक पदार्थ है, या विटामिन है, या फिर पौधा है। तो आप बताएंगे कि राइबोफ्लेविन क्या है, ये विटामिन B2 का एक रूप है, जो कि क्या है, एक विटामिन है। ओके, अंडाशय में स्रावित होने वाला महिला हार्मोन अन्य सभी विकल्प FSH, या एस्ट्रोजन, या LH। तो देखिए जो अंडाशय में जो स्रावित होने वाला जो महिला हार्मोन होता है ना, वो होता है एस्ट्रोजन। ओके, क्या हो जाएगा आंसर, एस्ट्रोजन। 60 पे बात करें कि ओलिडोहाइड्रामियोस एक ऐसी स्थिति है जहां टर्म के निकट एमनियोटिक तरल की मात्रा डैश से भी कम होती है, 100 ml प्रति मिली, या 300 ml प्रति मिली, या फिर 500 ml प्रति मिली, या 800 ml प्रति मिली। तो आप 60 का आंसर क्या देंगे, क्या
कि 100 ml प्रति मिलीलीटर। चलिए 61 पे बात करें, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। क्या गति कुशलता में, समन्वय में देरी, या फिर बोलने में वो देरी करते हैं, या फिर वो सामाजिक व्यवहार में देरी करते हैं, या फिर भावनात्मक व्यवहार में। तो उनकी जो गति कुशलता होता है ना, वो क्या हो जाता है, उसमें देरी देखने को मिलता है। वो कोई भी कार्य को एकदम जो है कि जो धीमा विकास करने वाले बच्चे कोई भी कार्य को एकदम धीरे धीरे या फिर पूर्ण विकसित नहीं होता है, उनका कार्य करने की जो क्षमता होती है। चलिए 62 पे बात करें, हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया, चावल और गेहूं पर, या केवल चावल पर, केवल गेहूं पर, या चावल गेहूं और दालों पे। तो जो हरित क्रांति था ना, हरित क्रांति का विस्तृत जो प्रभाव दिखा था, वो दिखा था किस पे, चावल और गेहूं पर दिखा था। आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, चावल और गेहूं पे दिया हुआ था। ओके, चलिए 63 के बात करें कि मेयोनेज में अंडे की भूमिका उदाहरण है, क्या पाइसीकारक अभिकर्ता, या थिकनिंग अभिकर्ता, या कैरिफाइंग अभिकर्ता, या ग्लेजिंग अभिकर्ता। तो देखिए मेयोनेज में जो अंडे की भूमिका होता है ना, वो होता है क्या, वो पाइसीकारक अभिकर्ता का एक जो है कि उदाहरण है। 63 का आप क्या बताएंगे कि पाइसीकारक अभिकर्ता का है। चलिए बात करें हम केशारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में डैश मिलाया जाता है। किसमें केशारी के दाल को जो मिलाया जाता है, जो एक प्रकार का हमारे शरीर के लिए विषाक्त उत्पन्न करता है, उससे हमें एक बीमारी होती है, और जो होता है क्या कहते हैं उसको बताइए। चलिए अरहर दाल, या मैदा में, या दलिया में, या मूंगफली में। तो जो अरहर दाल होता है ना, इसमें क्या किया जाता है, ये केशारी दाल को मिलाया जाता है। लोग क्या करते हैं, अपने स्वाद के लिए जो है कि अपना उसमें केशारी दाल को मिलावट करके और जो है कि अरहर के दाल में, और उसे मार्केट में बेचते हैं। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, फलों को बोतलों को पर्याप्त रूप में गर्म करना, या इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, या उसे धीरे धीरे पकाना, या सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो देखिए जब बोतल होते हैं ना, जिसको फलों के लिए फलों को संरक्षण किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म किया जाता है, ताकि उसमें कोई सूक्ष्म कीटाणु जीवाणु उसके अंदर मौजूद ना हो, और उसी में निहित वायु को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ताकि वो अपना खराब ना हो। और उसे क्या किया जाता है, धीरे धीरे उसे पकाया भी जाता है, लेकिन उसमें सांद्र गंध और अम्ल को जो है ये नहीं मिलाया जाता है। ये आवश्यक मतलब नहीं होता है, चाहे तो आप मिलाते हैं, लेकिन उसमें ये आवश्यक नहीं होता है। सिरका किसका जलीय विलयन है, ऑक्सीजन का, नींबू का एसिटिक अम्ल का, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। 66 का आंसर क्या हो जाएगा, जो सिरका होता है ना, वो एसिटिक अम्ल का एक विलय है। 67 में बात करें, एनोरोसिस किस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है, एनोरोसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है व्यक्ति को, क्या वो नींद में चलता है, या फिर वो चोरी करता, अंगूठा चूसता है, या फिर बिस्तर गीला करता है। तो आप आंसर क्या देंगे, जो एनोरोसिस होता है, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि वो बिस्तर गीला कर लेता है, क्या होता है उसको पता नहीं चलता है। तो चलिए आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, क्या बाल्बी, या एरिक एरिक्सन, या जीन पियाजे, या पाओला। 68 में आप आंसर क्या बता देंगे कि 68 में आप बताएंगे जो आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत जो है ये किसका है, तो ये बाल्बी। 69 पे बात करें, कौन सा टीका शिशु को जन्म के प्रथम माह में लगाना चाहिए, तो बीसीजी का, पोलियो का, हैजा, या टिटनेस। तो आप इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन भी हमें बार बार ये रिपीट हो रहा है, और आप इसका आंसर हमें लग रहा है कि आसानी से आप दे लेंगे कि जो टीका होता है बीसीजी का टीका, जो कि जन्म के प्रथम माह में, यानी जन्म के 24 घंटे बाद क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका बच्चे को लगा दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 पे बात करें कि ओआरएस का पूरा नाम क्या है, ओरल रिवोल्यूशन साल्ट, या ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, या ओरल रिजेक्शन साल्ट, या ओरल रेटेड सॉल्ट। तो ओआरएस का पूरा नाम क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आप आंसर क्या दे लेंगे, ऑप्शन बी। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 71 पे बात करें कि राष्ट्रीय महिला कोष RMK की स्थापना कब की गई थी, 1987, 1989, या फिर 1989, या फिर क्या 1991, या फिर 1993 में। आप इसका आंसर क्या देंगे बताइए।
इसका आंसर आप क्या देंगे जो है कि 71 का आंसर आप क्या देंगे? 1987, 1989 या 1991 या फिर 1993? आप 71 का आंसर क्या देंगे? आप 71 का आंसर देंगे जो है कि राष्ट्रीय महिला कोष RMK की स्थापना जो है कि 1993 में किया गया था। ओके, कब किया गया था? 1993 में। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं डैश कार्य। नारी सुलभ, पुरुष सुलभ, विकासात्मक श्रेणी। ठीक, आप आंसर क्या देंगे 72 का? तो आप 72 का जो है कि आंसर देंगे विकासात्मक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे बात करें कि विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। अगर कोई बच्चा जो है कि इतिहास की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग अगर हिंदी कक्षा में क्लास में अगर वो करता है तो क्या कहा जाएगा? उदाहरण है धनात्मक अवतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, या द्विपार्श्विक अंतरण का, या ऋणात्मक अंतरण का। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा धनात्मक अंतरण का। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? 73 का आंसर हो जाएगा धनात्मक, जो है कि ये हो जाएगा धनात्मक अवधारण का। चलिए 74 पे बात करें कि एक शिशु को दूध पिलाने व भोजन शुरू करने की सही आयु है 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 12 माह। तो देखिए एक शिशु को जो है कि शिशु को जो है कि दूध छुड़ाने और भोजन शुरू करने की जो है कि शुरुआत जो समय होना चाहिए वो क्या है? वो है 6 माह। 6 माह से बच्चों के माँ के दूध, ये नहीं कि बच्चों को जो है कि माँ का दूध एकदम छुड़ा देंगे। 6 माह के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ उसे अन्य पौष्टिक तरल पदार्थ भी हम पिला सकते हैं। जैसे दूध के साथ आप ऊपर गाय का दूध पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, दाल का पानी पिला सकते हैं, ये सब चीजें भी आप दे सकते हैं। यानी 6 माह बाद क्या हम उसे अन्य तरल पदार्थ भी दे सकते हैं, जैसे क्या? गाय का दूध। ओके, गाय का दूध, वहीं पे क्या? दाल का पानी। ठीक, दाल का पानी। और क्या दे सकते हैं हम? फल का जूस, फल का जूस भी दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा 74 का बी, यानी 6 माह पे। खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है जन्म के तुरंत बाद, 5 महीने पर, 9 महीने पर या फिर 12 महीने पे। तो देखिए जो बच्चे को पहले जन्म से तुरंत बाद जो है कि 24 घंटे के बाद हम BCG का टीका लगाते हैं, वहीं पे बात करें अगर खसरे की तो बच्चे को 9 महीने पर क्या किया जाता है? बच्चे के 9 महीने पे हम खसरे का टीका लगवाते हैं। ओके, चलिए 76 की बात करें कि कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? BCG, DPT, ATS या TAB। तो देखिए जो DPT होता है ना, DPT जिसे कहते हैं डिप्थीरिया, पर्टुसिस जिसे और टिटनेस। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस से बचाव के लिए बच्चे को क्या किया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 का क्या आप दे लेंगे कि चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 पे बात करें। बालपन में अभिकथन ए देखें कि बालपन में असुखद मनोभाव की प्रबलता बच्चे का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। कारण बात करें क्यों वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनका व्यवहार जो है स्वीकार योग्य नहीं होता है। आप जो है कि 77 में क्या आंसर देंगे? तो जो 77 में आप आंसर देंगे वो देंगे क्या कि ए और आर दोनों, क्या देंगे? ए और आर दोनों की बालक में असुखद मनोभाव की प्रबलता जो होता है ना, बच्चों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण, उसके अन्य लोगों के संबंधों के प्रति दृष्टिकोण को क्या करता है? बिगाड़ देता है। वो दूसरों के साथ क्या करता है? वो दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण जो और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनका व्यवहार क्या होता है? स्वीकार योग्य नहीं होता है। चलिए 78 पे बात करें कि केंद्रक को कोशिका का द्रव्य के डैश
डैश केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है? क्या? केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक झिल्ली? तो आप इसका आंसर क्या देंगे, जो है कि इसका आप आंसर देंगे कि जो केंद्रक का जो है ना, ये जो है कि 78 की बात करें हम, तो 78 में आप आंसर क्या देंगे बताइए? 78 में आप आंसर क्या देंगे? तो आप केंद्रक झिल्ली देंगे। क्या? जो ये केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है, केंद्रक झिल्ली। 79 पे बात करें, बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है या फिर महिला अंड द्वारा होता है या गर्भाशय के दौरान भोजन लेने से होता है या फिर गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से होता है? तो ये क्या है कि जो बच्चे का लिंग निर्धारण होता है ना, ये पुरुष शुक्राणु द्वारा होता है। जो महिला और पुरुष होते हैं उसमें क्या होते हैं, 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है समान होते हैं, यानी XX होते हैं, ठीक। और वहीं पे महिला की बात करें तो महिला में क्या होता है, महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में क्या होता है, पुरुष में XY होता है। और जो ये Y होता है ना, ये Y ही जो होता है, ये जो है कि लिंग का निर्धारण करता है। तो पुरुष का शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु जो होता है क्या, बच्चे का लिंग निर्धारण करने में निर्धारण होता है उसी से। 80 की बात करें, शुक्राणु पाए जाते हैं गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नलिकाओं में या फिर योनि में या फिर वृषण में? देखिए इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में हमने बात किया था कि शुक्राणु कहाँ, तो पुरुष में यानी वृषण में पाए जाते हैं। 81 पे बात करें कि कौन सा भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? प्रोटीन उपलब्ध कराता है तो अच्छी गुणवत्ता का, किसका, तो अच्छी गुणवत्ता का, तो कच्ची मछली और मांस का टिक्का या फिर अंडे या दालें और भूरा चावल या फिर उक्त सभी? तो देखिए अच्छी प्रोटीन की गुणवत्ता जो होता है ना, ये दाल और भूरा चावल जो हो कि जो है कि अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ओके, चलिए अब हम बात करें 82 पे कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, कोयला है, गोबर गैस है या फिर पेट्रोल है? तो जो ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वो क्या होता है, वो होता है सौर ऊर्जा। ओके, चलिए 83 पे बात करें, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। चलिए 1 में दिए गए जीवाणुओं को सूची 2 में उनके द्वारा होने वाली बीमारी से सुमेलित करना है। साल्मोनेला, ओके, सिगेला, क्लास क्या है, क्लास्ट्रीडियस या फिर टीनिया सोलियम या ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस या फिर क्या है, हाँ जो है कि ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस। 83 का जो है कि अगर हम मिलान करें तो अगर हम मिलान करें इसमें तो क्या है, साल्मोनेला जो ये होता है, ये किसमें, इससे क्या होता है, तो ये अगर व्यक्ति के अंदर जाए तो इसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, मियादी बुखार होता है इससे। और अगर बात करें सिगेला से तो सिगेला से क्या हो जाता है, सिगेला से होता है, यहाँ पे हम F को रखें और इस पे हम दे दें पेचिस। सिगेला से क्या होता है, पेचिस। और क्लास्ट्रीडियम से क्या होता है, इससे होता है जो इसके अगर इससे क्या हो जाता है, उल्टी व दस्त होता है। क्या होता है, उल्टी और दस्त। वहीं पे बात करें ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस से तो हाँ, ये टीनिया सोलिस से क्या होगा, ये टीनिया सोलिस से होगा दिमाग में सिस्ट जाएगा। क्या जाएगा, दिमाग में सिस्ट जाएगा। और ट्रिचिनेला से क्या होगा, स्नायु तंत्र पे प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा इसका ऑप्शन जिससे मिल रहा हो यानी ए का मिलेगा, क्या हमारा 1 को हमने किससे मिलाया, ई से, तो ई इस देखिए 2 में दिया है। फिर सिगेला को हमने मिलाया किससे, सिगेला को मिलाया हमने पेचिस से, ठीक। और फिर क्लास्ट्रीडियम को मिलाया हमने किससे, क्लास्ट्रीडियम को मिलाया हमने उल्टी से। तो हमारा आंसर क्या है, ए से मिलता जुलता है ये, और यहाँ पे हमारा ये रॉन्ग जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 पे बात करें कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं, या फिर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण करता है, या फिर एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्य और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं, या फिर एक प्रक्रिया है जिससे में शरीर के सभी भाग सभी जय कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है, उनका उपयोग करता है। तो जो पोषण होता है ना, वो क्या होता है कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो होता है ना, व्यक्ति अपने शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व को जो है कि प्राप्त करता है, जिससे क्या करता है, वो उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ
निरोगी बनाने में क्या करता है, उसको सहयोग करता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 85 पे बात करें, 85 पे, तो 85 पे क्या है कि हाँ, राल क्या है, वर्णक है, रंजक है, रंग है या धागा है। तो देखिए राल जो होता है ना, राल क्या है, एक प्रकार का वर्णक होता है। राल क्या है, एक प्रकार का वर्णक होता है, या रेजिन या गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है। ये गोंद जैसा द्रव्य होता है। ओके, तो ये क्या है, राल एक वर्णक है। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर मानव जाति कल्याण कर सकता है क्या? कौन सा व्यक्ति कर सकता है? यदि वो व्यक्ति कुपोषित व्यक्ति कर सकता है, या सुपोषित व्यक्ति कर सकता है, या स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपने परिवार और समाज तथा राष्ट्र हितों हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करके जो होता है ना, मानव जाति का कल्याण कर सकता है। कौन? तो कर सकता है एक स्वस्थ व्यक्ति, जो शारीरिक मानसिक हर एक तरह से जो स्वस्थ है, वही व्यक्ति क्या करता है, कर सकता है कि वो समाज में जो है कि अपनी जो है कि योगदान कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है और कल्याण कर सकता है। चलिए 87 की बात करें कि किण्वन से बढ़ता है क्या पाचनशीलता, कैल्शियम, विटामिन ए या कुल प्रोटीन। तो देखिए किण्वन से ना क्या बढ़ता है, किण्वन से बढ़ता है पाचनशीलता, जो कि हमारे भोजन में जो है कि पचाने में हमें सहयोग करता है, हमारे लिए आसान बनाता है किण्वन। चलिए 88 की बात करें कि कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तनुकरण, गड्ढे भरना, रासायनिक उपचार या जैविक उपचार। तो देखिए ये तनुकरण भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंदे पानी को जो है कि फिल्टर करने में देखा जा सकता है, वहीं पर रासायनिक द्वारा भी गंदे पानी को हम जो है कि शुद्ध कर सकते हैं, और जैविक उपचार के द्वारा। लेकिन गड्ढे में पानी को भर कर जो है कि उसको जो कि निस्तारण कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये गलत है, ये संबंधित इससे नहीं है। कौन सी विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जो किसके वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो होता है दो बीमारी क्या जो होती है, क्या होता है? एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या ऑस्टियो, और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, ये कहाँ होता है? ये वृद्धों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो वयस्कों में होता है। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? रेल खान पान व्यवस्था में, मध्याह्न भोजन में, या फिर महाविद्यालय छात्रावास में, या फिर ऑफिस या कैंटीन में। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे कि जो व्यंजन सूची का उपयोग होता है ना, यहाँ महाविद्यालय में, छात्रावास में होता है। ओके, वहां पे क्या होता है, इसका उपयोग होता है। चलिए 91 पे बात करें कि डैश को खाने से कब्ज नहीं होता है, अस्वास्थ्यकर जंक खाद्य या तले खाद्य, रेशे, रफेज या परिष्कृत अनाज। तो देखिए अगर जो रेशे या रफेज को खाने से क्या होता है कि कब्ज की समस्या जो होती है वो नहीं होती है। 92 की बात करें, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? रोग का कारण जानना चाहिए, आहार की प्रकृति या रोगी का भोजन संबंधी आदतें, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए रोगी के लिए आहार आयोजन जब किया जाता है ना, तो उसमें आहार की जो है कि प्रकृति, रोग का कारण और रोगी के जो भोजन संबंधी आदतें होते हैं, जो आदतें होते हैं, हम इन सब को ध्यान में रख के उसी के अनुरूप उसको हम भोजन का जो है कि व्यवस्था करते हैं। अगर व्यक्ति को जो है कि उसका मान लीजिए कि उसको जो है कि अगर दाल का पानी है, उसको दाल का पानी पिलाना है, तो उसको जो है कि अगर उसको पसंद नहीं है तो हो सकता है उसको मूंग का दाल
या फिर जो है कि आपका ये अरहर का दाल का भी हम पानी उसको दे सकते हैं, अरहर का नहीं पसंद तो मूंग का दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम उसकी भोजन संबंधी आदतों को भी जानकर और उसी प्रकार आहार की प्रकृति किस प्रकार से उसको हमको भोजन को देना है जो उसे उसको स्वस्थ होने में उसको जो कि मदद करे, उसी प्रकार रोग का कारण उसको किस रोग में किस प्रकार का रोग में, और भोजन हर एक रोग में हर प्रकार के भोजन को जो है कि बदल बदल के दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है तो उसको क्या करेंगे, उसको हम कार्बोज की मात्रा कम देंगे। तो उसी प्रकार उसमें क्या है कि रोग को कारण को जानना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 93 पे बात करें। एक शिशु लगभग इस उम्र पर क्विंग करने लगता है, जन्म पर, 2 माह पर, 6 माह पर या 12 माह पर। तो देखिए पहला बच्चा का जो वर्ड होता है, जो पहला बच्चा का जो शब्द होता है, जो बात करें कि पहला बच्चा क्या करता है, पहला तो बच्चा क्राइंग करता है, ठीक। पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले बच्चे क्राइंग करते हैं, उसके बाद से बच्चा क्या करता है, क्विंग करता है। तो क्राइंग जो होता है 0 से 1 माह में होता है, और ये बात करें तो क्या होता है 2 माह पर बच्चा जो होता है क्विंग करने लगता है। 2 माह पे बच्चा क्या करने लगता है, क्विंग करने लगता है। और 8 माह में बच्चा क्या करने लगता है, बैबलिंग करने लगता है। माँ पा बा बोलने लगता है, क्या करता है, पहला वो बोलता है माँ पा, ऐसे वर्ड जो है कि बच्चा बोलने लगता है। और वहीं पे 1 वर्ष का बच्चा जो है कि क्या करता है, मामा पापा बाबा जो है कि करने लगता है। यानी इसमें क्या करता है, वो पापा बाबा आदि शब्दों को बोलने लगता है। 94 पे बात करें। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है क्या, आर्मी अल्फा परीक्षण, क्यूलमैन एंडरसन बुद्धि परीक्षण, या आर्मी बीटा परीक्षण, या वेस्टर्न बेलेव्यू परीक्षण। 94 का आप आंसर क्या दे लेंगे कि जो बैचलर बेलेव्यू परीक्षण है, क्या है, व्यक्तिगत परीक्षण का एक प्रकार है। परोसने की विधि जहाँ खाने खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाकर खाना होता है, वो क्या कहलाता है, बैंक्वेट, बुफे, काउंटर पर जाकर लेना, या फिर जलपान। जैसे कि आजकल जो शादी विवाह में जो भोजन हम जाते हैं और करते हैं, तो उसमें क्या होता है, शादी विवाह में एक प्रकार से कहा जाए तो बुफे सिस्टम ही होता है, जिसमें क्या किया जाता है, जगह जगह पे जो है कि भोजन को रखा जाता है। कहीं दाल है, कहीं चावल है, कहीं सब्जी है, कहीं जो है कि आपका डोसा है। तो ये सब चीजों को जगह जगह परोस रखा जाता है, और व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार उसको लेके और सर्व करता है खुद और खाता है। ओके, चलिए बहुराष्ट्रीय निगमों तथा संचार क्रांति के आने के बाद भारत में निम्न से किस प्रकार के परिवार विकसित हुए हैं, विस्तृत परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, या बहुनगरीय परिवार। तो जो बहुराष्ट्रीय निगमों तथा संचार क्रांति के आने के बाद भारत में जो परिवार विकसित हुआ है, वो परिवार विकसित हुआ है क्या, तो वो विकसित हुआ है एकल परिवार। क्या हुआ है, तो वो विकसित हुआ है एकल परिवार। ओके, चलिए आप क्या देंगे आंसर इसका, एकल परिवार। चलिए अब हम बात करें किस पे, 97 पे। प्रभावी संचार के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए, प्रभावी संचार के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। तो आप क्या आंसर देखें, अगर विचारों की स्पष्टता का सिद्धांत, उचित समन्वय का सिद्धांत, या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर क्या दे लेंगे, आप इसका आंसर देंगे क्या कि उपयुक्त सभी जो होता है प्रभावी संचार के सिद्धांत के पालन करना चाहिए। इस उपयुक्त सभी का क्या है कि स्पष्टों का, विचारों का स्पष्ट भी होना चाहिए, और उचित समय का सिद्धांत भी होना चाहिए, वहीं पे प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत होना चाहिए। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 98 पे बात करें तो 98 पे बात करें कि परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक कौशल है, क्या है, योग्यता होना चाहिए, या फिर निपुणता होना चाहिए, धैर्य एवं संयोग पर नियंत्रण, या फिर क्या उपयुक्त सभी। तो आप जो है कि परामर्श की सफलता के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, तो एक योग्यता भी होना चाहिए, उसमें निपुणता, धैर्य और संयोग पर भी क्या होना चाहिए, उसमें नियंत्रण होना चाहिए। आप आंसर आसानी से क्या दे लेंगे, ऑप्शन डी। चलिए 99 पे बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, स्टॉकहोम, या फिर जेनेवा। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है कि यूनिसेफ का जो है कि मुख्यालय स्थित है। चलिए 100 पे बात करें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एक महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है, पुरुष और महिला की, ओके, कि जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो 71 से 76, 73 से 78, 72 से 75, या सब जो है कि 74 से 79। तो आप क्या देंगे, आप देंगे क्या है
कि जो ये है ना 71 से 76 जो है ये पुरुष महिला का जो है कि ये जीवन प्रत्याशा है। और जीवन प्रत्याशा होता क्या है? अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन प्रत्याशा क्या होता है कि एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष वर्षों में, एक दी गई उम्र के बाद जो है कि हाँ जो है कि जीवन प्रत्याशा होता क्या है कि एक दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों के औसत संख्या होता है। जो जीवन में शेष बचे औसत जो संख्या होती है उसे ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये 100 का भी क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हुआ और आज हमारा ये 15 जो है कि हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या आप भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन पब्लिकेशन की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है? तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट yctbooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा।